प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना सैलरी या फिर रेंट के क्या हम मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं? तो इसका सिंपल जवाब है कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 30, 40, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ का, और वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस से म्यूचुअल फंड से हम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि SWP दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो SWP क्या होता है उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसे हम कैसे करते हैं, किसे SWP करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और SWP करना क्यों चाहिए, और साथ ही किन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को हमें सेलेक्ट करना चाहिए SWP करते वक्त, और हमारा विड्रॉल रेट क्या होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि इसके जाने बिना अगर आप करने जाएंगे SWP तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। और साथ ही टैक्सेशन क्या लगता है SWP पे, और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्वेरी ना कि FD और डिविडेंड से कैसे SWP कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो SWP से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो एक फैसिलिटी है जहां इंडियन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आप फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ या फिर बोले रेगुलर इंटरवल पे, अगर आप चाहें मंथली या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, जब चाहें आप पैसा निकाल सकते हैं, एक निश्चित अमाउंट, ठीक है, और वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अच्छी तरह से देखें और समझे। देखिए यहाँ पे जैसे डिविडेंड देता है ना आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता है, तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और रेलिवेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित डेट पे आता है। लाइक SIP क्या, ये कम्प्लीटली उल्टा है। SIP को तो आप जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि भाई आपने एक निश्चित अमाउंट डिसाइड किया, एवरी मंथ उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। SWP इसका उल्टा है। यहाँ पे आप पहले से एक निश्चित अमाउंट डिसाइड करते हैं ना, 40-50,000 जो भी अमाउंट, और एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करते हैं, ठीक है, और पीरियड डिसाइड करते हैं। उसी पर्टिकुलर डेट को आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा। मंथली अगर सेलेक्ट किया आपने तो एवरी मंथ, जैसे 2 तारीख आपने सेलेक्ट किया तो 2 तारीख को एवरी मंथ उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे आएगा? तो म्यूचुअल फंड जो आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे कुछ यूनिट्स रिडीम होंगे और वहाँ से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। SWP में एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ हो रहा है। एक तो अगर आपने मंथली विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो एवरी मंथ आप कुछ पैसा निकाल रहे हैं, और साथ ही जो पैसा इन्वेस्टेड है वो आपका लगातार ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो पैसा ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो उस रिटर्न के मुकाबले जो आप पैसा निकालेंगे हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि जो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा अगर आप विड्रॉ करने लगेंगे तब तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। आगे वीडियो में जब मैं और एक्सप्लेन करूँगा ना, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो भाई SWP इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि रेगुलर इनकम आपको मिल रहा है, सैलरी की तरह एवरी मंथ पर्टिकुलर डेट पे जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया वो आपके अकाउंट में आ रहा है। FD से कहीं ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा सही बात है आप निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी का पैसा लगातार ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे स्टार्ट कीजिए, जब चाहे बंद कर दीजिए। और साथ ही रिटायरमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। लाइक रिटायरमेंट के लिए हम लोग पेंशन प्लान करते हैं ना, तो ये एक पेंशन प्लान की तरह काम करता है। तो जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सिर्फ रिटायर्ड इंडिविजुअल्स ने, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लाइक वैसे लोग जो कि पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जिनके पास बड़ा लमसम है उससे वो कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर फॉलोअर्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है या फिर इम्पॉर्टेंट है। फ्रीलांसर्स हैं या फिर अनस्टेबल जिनका इनकम है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब SWP किसे नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे बोलें कि किसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है।
तो देखिए, अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस नहीं है, मतलब एटलीस्ट 20-30 लाख का कॉर्पस तो आपको चाहिए होगा, तब तो कुछ इनकम आप जनरेट कर पाएंगे वहाँ से। और साथ ही आपको अगर तुरंत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है तभी तो आप SWP करेंगे ना। अगर तुरंत बड़े पैसे की ज़रूरत है फिर SWP उस पैसे का आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्केट जब गिरेगा तो पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विड्रॉल रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पैसा आप निकाल रहे हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही ख़त्म हो जाएगा। आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। देखिए, SWP सेटअप करना बहुत आसान है। एक लमसम अमाउंट आपने डिसाइड किया, ठीक है कि भाई ये अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके पास एक बड़ा पैसा तो होना चाहिए ना, तो वो लमसम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। या तो आपने पहले से किया हुआ है उससे आप स्टार्ट कर लें, या फिर आप करेंगे नहीं अभी से मुझे स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको अभी एक बड़ा लमसम अमाउंट जो भी आपके पास है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद जिस भी पोर्टल से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है वहाँ से आप लॉगिन करके SWP सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने लमसम किया है वहाँ से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप बताएंगे कि मुझे मंथली इतना अमाउंट चाहिए या फिर क्वार्टरली, जो भी ऑप्शन आप चाहें। तो अमाउंट आप सेलेक्ट कर लें, फ्रीक्वेंसी तो मोस्टली तो मंथली लोग सेलेक्ट करते हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर लें। और साथ ही डेट ऑफ विड्रॉल, किस डे को आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर डेट को उतना अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना ही चाहिए, इसके बिना SWP करने का कोई मतलब नहीं है, वो है विड्रॉल रेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ का। तो देखिए, अगर विड्रॉल रेट आइडियल पूछा जाए ना, तो भाई जितना कम है उतना अच्छा है। जितना कम पैसा निकालेंगे उतना तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा और वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन फिर यहाँ पे ये भी तो देखना है कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। तो कितना पैसा निकालें? तो देखिए, अगर आप बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं ना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे और तेज़ी से ग्रो करता रहे ताकि कई सालों बाद भी मुझे पैसे की दिक्कत ना हो, तो एक होता है वेरी सेफ विड्रॉल रेट, तो होगा 4% का, ठीक है। ये सब क्या बोल रहा हूँ आगे मैं और डिटेल में समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। और उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है जिसमें आप 5 to 6% का विड्रॉल रेट रखते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 7 to 8%, ठीक है। लेकिन हाँ, आइडियली अगर मुझसे पूछा जाए तो 6% से ज़्यादा अगर आप जाने लगते हैं तो वहाँ पे रिस्क बढ़ने लगता है। विड्रॉल रेट का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, अब उसमें मान लीजिए 6% का आप विड्रॉल रेट रख रहे हैं, मतलब कि 1 करोड़ से एवरी ईयर 6% आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 करोड़ का 6% कितना होगा? 6 लाख रुपीज़, मतलब कि एवरी मंथ आप 50,000 रुपीज़ निकाल रहे हैं। इसको मैं एग्जांपल्स देकर भी आगे मैं समझाऊंगा। तो इसे बोलते हैं विड्रॉल रेट कि भैया आपने जो पैसा टोटल इन्वेस्ट किया उससे एनुअली कितना पैसा निकालेंगे, और जो भी एनुअल अमाउंट है उसमें जब आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मंथली इनकम पता चल जाएगा कि आप कितना निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि भाई आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर आप मान कर चल रहे हैं कि मैं 10% का रिटर्न जनरेट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप विड्रॉल रेट 6% का रखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इन्फ्लेशन 4-5% तो रहता ही है ना, तो वो भी तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं और जो विड्रॉल रेट है उसमें कम से कम 4-5% का डिफरेंस रखने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा गैप रखें उन दोनों के बीच, ताकि जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है उसे भी आप काफ़ी हद तक टैकल कर सके। यहाँ पे डेंजर जोन क्या है? विड्रॉल रेट ज़्यादा नहीं रखे। ऐसा नहीं कि 9-10% विड्रॉल रेट रखे। ऐसा करेंगे तो पता चला बियर मार्केट में आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम हो गया है, वहाँ पे आप 9-10% पैसा निकाल रहे हैं, इनकम जनरेट हो नहीं रहा है और विड्रॉल रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट ही कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा जो पेंशन प्लानिंग है या फिर और जिस भी पर्पस के लिए आपने SWP किया है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, विड्रॉल रेट मोस्टली डिपेंड करेगा ना कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ना कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे इक्विटी नहीं चाहिए, ठीक है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, तो वो जैसे FD जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे या डेट म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड्स में जाएंगे,
तो वहाँ पे तो आपको फिर कंजर्वेटिव रखना पड़ेगा विड्रॉल रेट भी ना भाई, वहाँ कितना रिटर्न आप जनरेट कर लेंगे, 6-7% के आसपास, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 8% के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंजर्वेटिव रखना पड़ेगा विड्रॉल रेट, 3-4% का विड्रॉल रेट रखना पड़ेगा, ताकि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे हुआ कि भाई डेट के साथ साथ आप थोड़ा हाइब्रिड फंड में भी एक्सपोजर ले लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा आप विड्रॉल रेट बढ़ा सकते हैं, 4-5%। मान लीजिए आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपने इक्विटी में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे मान लीजिए आप सोच रहे हैं नहीं मैं 10% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर लूँगा, तब तो वहाँ पे विड्रॉल रेट आप 5-6% के आसपास भी रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और जिस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और जो विड्रॉल रेट है उसमें थोड़ा बहुत गैप जरूर रखें। इन्फ्लेशन का भी ध्यान में रखना है, और साथ ही अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पे बियर फेज भी आएगा। अभी आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के हालात कैसे, गिरेगा भी मार्केट, तो इसीलिए गैप जरूर रखें। अब है जैसे कि 50,000 मुझे मंथली जनरेट करना है, तो उसका प्लान कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 50,000 मान लीजिए आप पर मंथ अगर आपको चाहिए, तो साल का कितना चाहिए, आपको चाहिए 6 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। तो यहाँ पे सेफ विड्रॉल रेट जो मैंने आपको बताया 6% के आसपास आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6% का विड्रॉल रेट अगर आपको चाहिए और 6 लाख रुपीज़ आप पर ईयर निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास कॉर्पस कितना होना चाहिए, 1 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर ना SWP कैलकुलेटर दिखाता हूं, उससे आपको ये चीज़ और समझ में आएगा, आप खुद से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है SWP कैलकुलेटर। यहाँ पे देखिए मंथली ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ कोर्स आप जो भी अमाउंट आप चाहे डाल सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए 1 करोड़ का अमाउंट मैंने लिया है। इनफैक्ट इस SWP कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अमाउंट आप चाहें वहाँ पे डाल सकते हैं। बस मैं समझा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ डाला, मतलब आप म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए SWP अमाउंट मंथली आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ 50,000 लिखा है कि 50,000 एवरी मंथ मैं निकालूंगा, दैट इज 6 लाख रुपीज़ एवरी ईयर निकालूंगा। तो यहाँ विड्रॉल रेट होगा 6% का। ड्यूरेशन मैंने रखा 20 ईयर्स कि भाई मुझे 20 ईयर्स तक एवरी मंथ 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। रेट ऑफ रिटर्न मैंने रखा है 8% कि मैं 8 जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, उससे मैं 8% का रिटर्न जनरेट करूँगा। यहाँ पे देखिए फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल तक अगर मैं 50,000 रुपया निकालता रहा और 8% का रिटर्न जनरेट करता रहा अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो 20 साल के बाद भी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का पैसा बचा रहेगा। यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज कर लीजिए, SWP मंथली आपको कितना चाहिए वो चेंज कर लीजिए, कितने सालों के लिए चाहिए वो आप चेंज कर लीजिए, किस तरह का रेट ऑफ रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हैं वो चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें ना कि कई लोग जोश में बोलते हैं ना कि मैं 12%, 15% जनरेट कर लूँगा, 20% जनरेट कर लूँगा। देखिए ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये पेंशन के लिए लोग यूज़ करते हैं SWP, वहाँ पे इस तरह का रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। तो आइडियली 8-9% के आसपास अगर आप इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब 8-9% के आसपास अगर आप लेकर चलें तो अच्छा माना जाएगा। 10% से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा उसको एंजॉय करें आप, लेकिन प्लान बनाते वक्त आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स नहीं लें, ठीक। अब है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ना, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। तो देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाई जहाँ भी इन्वेस्ट करें अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन पहले चेक कर लें। ये तो हमेशा आएगा इन्वेस्टमेंट में ना, उसके बिना तो इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते हैं। SWP के लिए किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्ट करेंगे, इसको अगर आपको सही से समझना है ना, तो यहाँ पे 3 बकेट स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें। फर्स्ट बकेट होगा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, सेकेंड बकेट होगा मॉडरेट या फिर बैलेंस्ड रिस्क प्रोफाइल वालों के लिए, और थर्ड बकेट होगा एग्रेसिव और हाई रिस्क वालों का। यहाँ पे कंजर्वेटिव का मतलब हुआ कि जो 1 to 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट ना, 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ पे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाएंगे। यहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे। क्यों नहीं रिस्क लेंगे? काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं शुरू में पूरा इक्विटी में 100% डाल दूंगा और वहाँ से पैसा निकालना शुरू करूँगा। अरे भाई, अगर आपने पूरा का पूरा इक्विटी में डाल दिया और मार्केट वहाँ से 10, 20, 30% हो सकता है ना, अनफॉर्चुनेट इवेंट में वहाँ से 10, 20, 30% गिर गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। शुरू का जो पैसा है
ठीक है, शॉर्ट टर्म का, वो आइडियली हमें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनकर इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क नहीं लें। तो 1 से लेकर 3 साल का जो पैसा है वो लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आर्बिट्राज फंड, यहाँ पे आइडियली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म का पैसा, ठीक है। तो खासकर 1-2 साल का पैसा तो बिल्कुल वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब जैसे 1 साल का पैसा है ना, फर्स्ट 1 ईयर जहाँ से आप विड्रॉ करेंगे पैसा, तो वो पैसा आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। उसी तरह से 1 साल से ऊपर का जो पैसा आर्बिट्राज फंड को कंसिडर किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर किया जा सकता है। अब 2 साल से ऊपर है, ठीक है, 2 साल 3 साल इस तरह का, तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड बकेट है ना 3 से 5 साल, तो वहाँ पे आप ज़्यादातर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए जाएंगे ना, उसमें भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड्स, इस तरह के फंड्स के लिए जाए ताकि वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट हो जाए और रिस्क भी एक तरह से लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो जो थर्ड बकेट है एग्रेसिव वाला, वहाँ पे 5 साल से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वहाँ का पैसा प्योर इक्विटी फंड्स में डालें। वहाँ पे आप लार्ज कैप्स के लिए जाएं, लार्ज कैप्स में अगर आप चाहें तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में पैसा डालें, और साथ ही अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा एक्सपोजर चाहिए तो फ्लैक्सी कैप फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आइडियली हमें मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। खासकर अगर आप पेंशन प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं जाएं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब भी आप प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं तो इक्विटी में कभी भी 10, 20, 30, 40 हमें नहीं पता है क्या हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं क्या चल रहा है मार्केट में, तो इस बात को ध्यान रखें क्योंकि उस पैसे के साथ आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अब टैक्सेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, टैक्सेशन, SWP को टैक्सेशन के मामले में बहुत ज़्यादा टैक्स इफ़िशिएंट माना जाता है, खासकर जब आप FD और डिविडेंड से कंपेयर करेंगे, तो उसको भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इक्विटी में टैक्सेशन कैसे लगेगा, तो इक्विटी तो आपको पता है कि भाई 1 साल से ज़्यादा अगर आप रखते हैं और जो कैपिटल गेंस है वो 1.25 लाख से ज़्यादा है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगेगा 12.5% पे। उसी तरह से 1 साल से पहले अगर आप इक्विटी बेच देते हैं तो जो भी आपको कैपिटल गेंस होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें ना कि आप पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता है, सिर्फ जो आपका प्रॉफिट बन रहा है ना उस पर टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 1 साल से पहले बेचते हैं तो 20% का लगेगा, लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि 1 साल के बाद ही बेचिए, 1 साल से पहले बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरह से जो डेट फंड्स है उस पे टैक्सेशन क्या लगेगा, तो आप जिस टैक्स ब्रैकेट पे आते हैं ना, उसी टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत जो प्रॉफिट बन रहा है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 10%, 20%, 30%, जिसमें भी आप आ रहे हैं उसके अनुसार। और हाइब्रिड फंड्स में अगेन आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी और डेट का एक्सपोजर कितना है, उसके अनुसार आपको, अगर इक्विटी ज़्यादा है 65% या उससे ज़्यादा है, इक्विटी ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे इक्विटी की तरह टैक्सेशन लगेगा। और अगर डेट ओरिएंटेड है, ठीक है, डेट का पोर्शन ज़्यादा है और इक्विटी का कम है, तो वहाँ पे आपको डेट की तरह टैक्सेशन लगेगा। अब जान लेते हैं कि SWP डिविडेंड और FD से कहीं ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट क्यों है या फिर क्यों ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, डिविडेंड में क्या होता है कि जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, उस पूरे पे टैक्स लगता है। जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत आप आ रहे हैं उसके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा, डिविडेंड का कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है ना भाई कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट देगा, कब देगा। कहीं कहीं थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी होता है, लेकिन सभी जगह उस तरह का नहीं है ना, एग्जैक्टली नहीं है कि आपको हमेशा एवरी मंथ किसी पर्टिकुलर डेट को इतना पैसा मिलना ही है। SWP में है, और प्लस SWP में आपको पता है ना कि भाई जो पैसा आप निकाल रहे हैं उस पैसे में भी प्रिंसिपल भी होगा और रिटर्न भी होगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर तो टैक्स नहीं देना है, जो रिटर्न आपका जनरेट हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसी पे आपको सिर्फ देना पड़ेगा। और वहाँ पे इक्विटी अगर है तो इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख तक का टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, तो उसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं। के मामले में SWP कहीं ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, विड्रॉल रेट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना रिटर्न आप जनरेट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे और कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से, दोनों में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर रखें। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो 3 से 4% के आसपास से विड्रॉल रेट रखें। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले हैं कि भाई प्योर इक्विटी में तो नहीं लेकिन हाइब्रिड फंड्स में मैं जा सकता हूँ, तो 4
5% के आसपास का विड्रॉल रेट रखें और एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी में भी ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे तो अबाउट 5 to 6% का विड्रॉल रेट रखें। 7% या उससे ज़्यादा का रिस्क ना लें, 7% ज़्यादा तो बिल्कुल ना सोचें, 5 to 6% सही है। मैक्सिमम अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो 7, लेकिन वो भी नहीं बोलूँगा। स्वीट स्पॉट अगर आप बोले ना तो 6% के आसपास, 5 to 6% के आसपास ही स्वीट स्पॉट है, उतना ही विड्रॉल रेट हमें रखना चाहिए। तो देखिए SWP से हमें क्या पता चला कि भाई इनकम जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और टैक्स एफिशिएंसी इसका देखें तो FD और डिविडेंड दोनों से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपका डेट की तरह टैक्स लगता है ना, कि भाई जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अगर आपका टैक्स ब्रैकेट ऊपर वाला है थोड़ा ना, तो आपको कहीं ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ तो आपको SWP में इक्विटी टैक्सेशन का भी एडवांटेज मिल रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख्स का भी आपको एडवांटेज मिल रहा है। उस तरह उतना प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप इक्विटी को 1 साल के बाद बेचते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप विड्रॉल रेट को कंट्रोल में करेंगे, तभी विड्रॉल रेट ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा और आपका पूरा प्लान ही सही से नहीं काम करेगा। प्लस जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप सेलेक्ट करें, अच्छे क्वालिटी का सेलेक्ट करें और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार सेलेक्ट करें। 3 बकेट्स मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप बहुत कम रिस्क वालों के लिए जाएंगे, डेट फंड्स के लिए। मीडियम टर्म में आप हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब प्योर इक्विटी में आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड से आप दूर रखेंगे। और SWP में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए है ना, ज़्यादा समय तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिटर्न ज़्यादा जनरेट होगा। तो आप धीरे धीरे वहाँ पे विड्रॉल रेट थोड़ा ज़्यादा भी अगर आप रखते हैं ना तो उसको भी वो सस्टेन कर लेगा, ठीक है। वही अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी शॉर्ट टर्म का है तब आप कहाँ, आप डेट से ही पूरा पैसा निकालने लगेंगे ना, इक्विटी को तो ग्रो करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो होराइजन भी अगर लॉन्ग टर्म का रखा जाए तो उससे भी आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मोस्टली मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया, बट हाँ, इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है SWP से रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन प्रश्नों का जवाब देने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।